Assalamu alaikum. Dr. Fiza Khan here, first year MBBS student with 180 marks in UHS MD-CAT। तो मैंने जिस टॉपिक पे आपको गाइडलाइंस देनी है वो है रोटेशन सर्कुलर मोशन। ये चैप्टर दिखने में तो बहुत आसान और छोटा सा लगता है और अक्सर बच्चे इसे नेगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन इसमें बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं और बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ही इसी से ही ज़्यादातर MCQs गलत होते हैं। एंड देन फिर हमारे पास PMDC UHS का जो सिलेबस है वो भी इतना क्लियर नहीं है, उसमें टॉपिक्स इतने क्लियरली मैंशन नहीं है कि आपको कौन से करने हैं, क्योंकि अक्सर दूसरे टॉपिक से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आज मैं आपको वो सारे टॉपिक्स भी बता दूंगी और उनका कॉन्सेप्ट भी दे दूंगी कि ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपको करनी है। आपको पूरा टॉपिक नहीं करना होता, जो चीज़ें सिलेबस से हट के उनका आपको पूरा टॉपिक कभी नहीं करना होता, बिल्कुल भी नहीं करना होता। उसमें आपको सिर्फ कुछ उसका इंपॉर्टेंट एक दो चीज़ देख लेनी होती है जो कि क्वेश्चंस में मैक्सिमम पूछी जा सकती है, या फिर जो पिछले टॉपिक से इंटर रिलेट कर रही होती है, जिनके बगैर आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट रहता है। तो वो मैं आपको सारा बता दूंगी। सबसे पहले जो टॉपिक है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सबसे पहले तो आप देख लें कि इसका दूसरा नाम क्या होता है। इसे प्लेन एंगल भी कहते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी टॉपिक करने लगी तो उसका अगर कोई दूसरा नाम आपको जहन में आता है या आपने किसी और चैप्टर में या कहीं पढ़ा है तो उसे लाजमी देख लिया करें। तो अब इसके बाद आ जाते हैं इसके मैथमेटिकल रिलेशन। अब देखिए बुक में मैथमेटिकल रिलेशन जो होगा वो मेंशन होगा थीटा इज इक्वल टू SO1R या फिर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। लेकिन आपने याद रखना है कि आप SHM वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि फॉर वन रेवोल्यूशन थीटा इज इक्वल टू 2π/f_t। ये चीज़ भी फिर इन तरह के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा अप्लाई हो रही होती है और जो कि कंफ्यूज कर देती है। तो आपने ये भी याद रखना है, दूसरे चैप्टर्स को भी इंटर रिलेट रखना है। फिर आ जाते हैं इसके यूनिट्स में डिग्री, रेवोल्यूशन, साइकिल, रेडियन, ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो है मिनट्स और सेकंड। लास्ट ईयर UHS के पेपर में भी मिनट्स और सेकंड्स के बारे में पूछा हुआ था, तो इस चीज़ का आपने कॉन्सेप्ट ज़रूर ले लेना है। फिर इन यूनिट्स की कन्वर्जन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको किसी एक यूनिट में दे दिया जाएगा क्वेश्चन और आपको आंसर जो है वो किसी और यूनिट में देना पड़ेगा, या फिर जैसे होता है आपको विद इन द क्वेश्चन कुछ कन्वर्जन्स करनी पड़ेंगी। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको शॉर्टकट पता हो, ज़्यादा शॉर्टकट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बेसिक शॉर्टकट्स इनके लेके रखें, जितना याद कर सकें उतना ही इंपॉर्टेंट है, वरना ज़्यादा शॉर्टकट्स लेंगे तो ज़्यादा ही मसला होगा। फिर इसमें एक आ जाता है स्क्रू रूल, कि जब स्क्रू को टाइट करते हैं तो उसकी कौन सी डायरेक्शन क्या बनती है, उसकी मूवमेंट्स क्या बनती है और वो जाता है किस साइड पे। और अगर स्क्रू को अनटाइट करते हैं तो उसकी डायरेक्शन कौन सी होती है, लाइक एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और फिर आउटवर्ड द प्लेन मूव करता है, इनवर्ड द प्लेन मूव करता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। फिर इनकी डायमेंशंस आ जाती हैं जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन नहीं होती। अब नेक्स्ट टॉपिक है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का भी उसी तरह आपने देख लेना है, किसे हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। इसके रिलेशंस के बाद इसका जो एक इम्पॉर्टेंट आता है वो क्रॉस प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब क्रॉस प्रोडक्ट में जैसे आपको फार्मूला नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि ओमेगा है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस है, जो कि आर है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो जो एंगुलर वेलोसिटी होगी उसकी क्या डायरेक्शन होगी, या फिर इसी तरह करके टेंजेंशियल वेलोसिटी की क्या डायरेक्शन होगी। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इस तरह से आपको पूछा जाएगा। यहाँ पे फिर आप जो रूल अप्लाई करेंगे वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रूल जैसे होता था, I क्रॉस J इज इक्वल टू K, और अगर J क्रॉस I हुआ तो -K। तो इस तरह से आपने ये वाली चीज़ें इसकी याद रखनी है। फिर इसकी यूनिट्स की भी कन्वर्जन्स याद रखनी है। अच्छा, जिसके भी यूनिट आएगा उसकी आपने कन्वर्जन्स लाजमी उनका एक कॉन्सेप्ट ले लेना, बल्कि अगर आप उनको याद कर सकें तो ज़्यादा बेहतर है। उनको एक आसान से शॉर्टकट से याद रख लें तो आपको क्वेश्चन करते वक्त ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे क्लॉक वाले आ जाते हैं कि क्लॉक का सेकंड हैंड, मिनट हैंड, आवर हैंड है, तो उसमें क्या होगा, उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और कितना टाइम लगेगा। तो ये वाली सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर ये तो आप लोगों ने देख ही लेना है कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, देन कम्स एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। फिर एक यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो है कि रिजिड रॉड वाला, कि एक रिजिड रॉड है उस पर एंगुलर वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहती है, तो कौन सी चीज़ है जो कांस्टेंट नहीं रहती, तो उस पर जो होता है लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती। इसी तरह काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल उस पर लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती, उस पर लीनियर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहती, सेंट्रीपिटल फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती, फिर होता है लीनियर मोमेंटम, रोटेशन, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये सारी चीज़ें जो है ना ये कांस्टेंट नहीं रहती, और जो एंगुलर की चीज़ें होती हैं वो कांस्टेंट रहती है। तो आपने ये वाली सारी चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद आ जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन का टॉपिक। एंगुलर एक्सेलरेशन में आपने फिर इनके फार्मूलाज याद रखने हैं। बेसिक फार्मूला के अलावा ये भी आपने कहीं किसी चैप्टर में फार्मूला पढ़ा होगा, अल्फा इज इक्वल टू टा और आई।
तो इस तरह का भी आपने याद रखना है। ये चीज़ें मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ ताकि आपको पता हो कि आपने अगर ये किसी चैप्टर में पढ़ा तो आपको इंटर रिलेट करना आना चाहिए। फिर यहाँ पे जो केस बनते हैं वो होता है कि फ़ैन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, उसका ओमेगा क्या होगा, उसका थीटा क्या होगा, उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी। तो ये चीज़ें भी आपने इसका भी कॉन्सेप्ट देख लेना है। अब आ जाती है एंगुलर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये याद रखने हैं आपने, इससे बहुत से केसेस बनते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे होगी, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फिर रिजिड रॉड का मैंने आपको बताया, वो भी आपने यहाँ पे देख लेना है। अब आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन से 1000 क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इस चीज़ को आपने बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करना। इसमें डिफरेंट आपने केसेस भी देख लेने हैं कि अगर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 होगी तो क्या केस बन जाएगा, अगर जो है एंगुलर एक्सेलरेशन ही 0 होगी तो क्या केस बन जाएगा। तो ये वाली चीज़ें आपने ज़रूर याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ रोटेशन इन n सेकेंड्स क्या होगा, या फिर नंबर ऑफ रोटेशन इन nth सेकेंड क्या होगा। तो ये भी आपको कहीं से फार्मूला मिल जाएगा, जैसे होता है n सेकेंड्स में होता है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इंटू टाइम प्लस हाफ अल्फा टाइम स्क्वायर, और फिर nth सेकेंड का जो आ जाता है वो होता है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा बाई 2 इंटू 2n-1। तो इस तरह का आपने जो है ना ये याद रख लेना है। फिर आ जाती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डिफरेंट आपने उसकी केसेस देख लेने हैं, डिफरेंट फार्मूलाज देख लेने हैं। अब उसका रिलेशन आपने देख लेना है एंगुलर और टेंजेंशियल के साथ, रेडियस के साथ उसका रिलेशन देख लेना है। ये वाली चीज़ें फिर इंपॉर्टेंट आ जाती हैं। अब अगला टॉपिक आ जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसे हम रेडियल फोर्स भी कहते हैं। इसके आप जो फार्मूलाज करने बैठेंगे ऑलमोस्ट आपको कोई 7 से 8 मिलेंगी। इसको आपने एक्सेलरेशन की फॉर्म में देखना है, इसको आपने वेलोसिटी की फॉर्म में देखना है, इसको आपने एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में देखना है। अच्छा, इसके बाद आपने इसको जो है ना टेंशन की फॉर्म में देखना है, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में देखना है, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, इन सारी फॉर्म्स में आप इनको देख लेना है, क्योंकि इसका सेंट्रीपिटल फोर्स का बहुत ही एक्सटेंसिव आ जाता है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। इससे 1000 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये वाला टॉपिक आपने इसके जितने भी फार्मूलाज बन सकते हैं उनको आपने देखना है, और कहीं ना कहीं अपने जहन में इनकी डेरिवेशंस भी बिठा लेनी है, और ये भी बिठा लेना है कि अगर ये चीज़ कांस्टेंट है तो क्या वेरी कर रहा होगा, कैसे वेरी कर रहा होगा। आपको एक चीज़ कांस्टेंट दे दी गई है और इसका सेंट्रीपिटल फोर्स का आपसे फार्मूला पूछा गया, तो वो आपने सारे ना याद रखना है। फिर अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ यहीं तक नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स में आपको भी यहाँ पे न्यूक्लियस के मुताबिक, आपको मैग्नेटिक फील्ड्स के मुताबिक बैंकिंग ऑफ रोड्स आ जाता है, स्ट्रेट रोड या फिर टर्न रोड्स, इसकी वाले सारे आपको याद रखने हैं। ये वाला सेंट्रीपिटल फोर्स का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपने हर तरह के इसके MCQs प्रैक्टिस लाजमी कर लेने, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। अब आ जाता है हॉरिजॉन्टल एंड सर्कुलर मोशन। हॉरिजॉन्टल एंड सर्कुलर मोशन आपको पता ही होगा कि इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंट्रीपिटल फोर्स के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट यही आ जाते हैं। अब इसमें जो चीज़ें आपको याद रखनी होती है, इसमें आपको टेंशन याद रखनी होती है, इसमें आपको वेलोसिटी याद रखनी होती है, और फिर आ जाता है कि 2 स्ट्रिंग्स विद सेम मास एंड वेलोसिटी बट लेंथ L and L/2, ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रेकिंग विल बी। अब आपने यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल दी थी कि इस तरह का क्वेश्चन, तो आपने यहाँ पे बताना है कि ब्रेकिंग पॉसिबिलिटी कहाँ ज़्यादा होगी। ब्रेकिंग पॉसिबिलिटी वहाँ ज़्यादा होती है जहाँ लेंथ कम होगी। अब यहाँ पे भी आपने देख लेना। उसके अलावा जो देखते हैं हम टेंशन को देखते हैं। लेंथ और रेडियस एक ही चीज़ है। अब टेंशन और लेंथ कहीं या फिर हम रेडियस कहीं, इनका इन्वर्स रिलेशन आ जाता है, तो ये चीज़ आपने ज़रूर कॉन्सेप्ट इसका बिठा लेना है जहन में। अब आता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टॉप पॉइंट, बॉटम पॉइंट, ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट, ये वाली आपने सारे देख लेने हैं। इसमें उस पॉइंट पे आपने वेलोसिटी, उस पॉइंट पे उसकी फोर्स, उस पॉइंट पे उसकी टेंशन, और ब्रेकिंग पॉइंट कौन सा होगा, और फिर जो पॉइंट डिफरेंस में आ जाता है वो वाला होता है। सही है। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास आ जाता है कोनिकल पेंडुलम का। कोनिकल पेंडुलम का आपने लाजमी याद रखना है। ये अक्सर आपको जो है ना अकेडमी टेस्ट में ये क्वेश्चंस मिलेंगे। अब इसमें जो है इसका कॉन्सेप्ट आप कहीं से देख लें, इतना डिटेल में तो मैं नहीं आपको बता सकती, लेकिन यस आपको ये फार्मूला याद रखना है कि FC इज इक्वल टू T cos थीटा, कि कंपोनेंट ऑफ टेंशन इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसको आपने सही से याद रख लेना है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आ जाता है। अच्छा, ये तो थे सारी ये वाली चीज़ें।
अब इसके बाद आपने जो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक चार्ट बना लेना है। उसमें आपको देख लेना है कि एक चीज़ कांस्टेंट है। सबसे पहले तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट क्या होगा, फिर उसके साथ आप रिलेशंस बनाते जाएं कि कांस्टेंट चीज़ें कौन सी आ जाएंगी, फिर नॉन कांस्टेंट चीज़ें कौन सी आ जाएंगी, नॉन यूनिफॉर्म चीज़ें कौन सी आ जाएंगी। फिर ऐसे ही नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो आपको कांस्टेंट मिलेगा। तो अगर एक चीज़ कांस्टेंट है तो बाकी चीज़ें जो हैं वो नॉन यूनिफॉर्म में चली जाएंगी। तो ये आपने याद रख लेना है। अब इसके जैसे मैंने आपको सब टॉपिक्स बताए, तो सब टॉपिक्स में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्योंकि वो उसमें ऑर्बिटल आ जाता है, तो उसमें आपने रेडियस का फार्मूला याद रखना है। ये आपको उसमें नहीं मिलेगा, सिलेबस में ये नहीं मिलेगा, लेकिन इसके कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे आपको ये ज़रूर आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसका जो आपने टाइम पीरियड ऑफ ऑर्बिटल सैटेलाइट याद रख लेना है। उसके बाद जो होता है ना, इसकी वेलोसिटी याद रख लेनी है। उसके बाद इसकी एक्सेलरेशन याद रख लेनी है। ये तो सिंपल चीज़ है कि टाइम पीरियड एक सैटेलाइट जो होती है ना, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, उसका टाइम पीरियड अर्थ के मुताबिक होगा उसके 1 डे रोटेशन के लिए। और फिर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो भी आपने देख लेनी है, उसके अर्थ की वेलोसिटी के बराबर होगी। उसके बाद एक और फार्मूला, आपने ये जस्ट फार्मूला की हद तक याद रखना है, इसको डिटेल में नहीं करना। ये फार्मूला होता है R³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T²। कहीं ना कहीं एकेडमिक क्वेश्चंस में भी आपको ये मिलेगा। इसके अलावा कभी पूछ सकते हैं, किसी पेपर में भी पूछ सकते हैं, एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी टू बी ऑन द सेफ साइड ये भी आपने याद रखना है। अब एक और फार्मूला जो आता है, अच्छा ये सारी चीज़ें जो है ना, ये कोई टॉपिक नहीं मैं आपको बता रही, ये कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिनका कर लेना लाजमी है टू बी ऑन द सेफ साइड। अब आ जाता है ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड को भी आपने लाजमी याद रखना है, विच इज़ इक्वल टू √GM/r। अब इसमें आपने वेलोसिटी का रिलेशन देख लेना है r के साथ कि वो इन्वर्स स्क्वायर रूट के साथ वो रिलेट कर रहे हैं। तो ये वाला सारा था। इसके बाद जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, इसको आपने डिटेल में नहीं करना। इसमें आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, और इनका आपस में रिलेशन क्या होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि अगर ऑर्बिटल रेडियस इज़ यूजुअली लार्जर दैन द स्पिन रेडियस, सो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज़ ग्रेटर दैन द स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो यही छोटी छोटी चीज़ें थी आपने याद रखनी है, जिनके बारे में मैंने आपको फुल डिटेल में बता दिया है। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो चुका हो। अब इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ मिस कर दी मैंने, वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी आपने याद रख लेना है कि उसका फार्मूला क्या होता है, क्योंकि ये टॉपिक नहीं है आपके पास, लेकिन इसमें अल्फ़ा का फार्मूला आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपको रिलेट करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से आपने करना है। ये चैप्टर इसी तरह करना है। यहाँ इतना कर लेंगे मोर देन इनफ है, इसमें आपकी सारी MCQs कवर हो जाएंगे, और इसके बाद आपको कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटीज़ थी वो भी मैंने आपको बता दी। इसके अलावा जितने क्वेश्चंस बन सकते थे वो भी मैंने आपको बता दिए। आई होप सो एवरीथिंग विल बी क्लियर। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।